दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक्स के ऑनलाइन पोर्टल में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मतलब कि जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है वो तो फिक्स हो गई है कि 28 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम होगा, और 15 दिसंबर से जो आपका एग्ज़ाम है वो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पोस्ट का होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम के होने से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उस एग्ज़ाम के होने से आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे करंट अफेयर्स कहाँ के पूछने वाला है। और इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन की जो हमारी सीरीज है फाइनेस्ट 1000 क्वेश्चन की, उसका पार्ट 8 है ये। इससे पहले के 7 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग जीएस के 4 सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी को कवर करेंगे। इसमें हमने साइंस के क्वेश्चंस को शामिल नहीं किया है, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनकी 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला हम अलग से लेकर आएंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी बेटर हो सके। तो ये जो सीरीज है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आपको सीरीज को पूरा करने के बाद अपनी तैयारी में खुद ही इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 176, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 175 तक तो हम लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल कहाँ स्थित था। तो लोथल के बारे में आपसे पूछा गया है, यह गुजरात में था, पंजाब में, हरियाणा में या पाकिस्तान में। तो लोथल जो था वो गुजरात में स्थित था। सिंधु सभ्यता का जब उत्खनन हुआ तो वहाँ के लोथल से, यानी कि गुजरात का एक स्थल है, यहाँ से एक डॉकयार्ड मिला है, और इस डॉकयार्ड से एक फारस की मोहर भी मिली है। तो इससे पता चलता है कि इस लोथल का प्रयोग सिंधुवासी फारस यानी कि आज के ईरान से व्यापार करने के लिए करते थे। और भी लोगों से व्यापार करते थे, जैसे कि उस समय की जो बेबीलोन की सभ्यता थी उससे भी व्यापार होता था, अरब से भी व्यापार होता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, वो गुजरात में था। और भी इन स्थानों के एक एक सिंधु सभ्यता स्थल को देख लेते हैं। जैसे कि पंजाब का था वो रोपड़ था फेमस स्थान, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, और हरियाणा का राखीगढ़ी। नेक्स्ट है हमारा, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है। आपसे शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में पूछे या द्वीप के बारे में पूछे, आपका राइट आंसर कौन सा होगा। कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है ये। और गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ये तीनों भी डेल्टा का निर्माण करती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, जिसमें आप जानते ही हैं कि गंगा का डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, वो काफ़ी फेमस है, और ये दोनों नदियाँ भी समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार या जितनी बार चाहे। तो उसका राइट आंसर है, वो जितनी बार चाहे उतनी बार जीत सके भले, तो वो अपनी सीट पर रह सकता है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति है वो केवल 2 बार के लिए राष्ट्रपति बनेगा, 4-4 साल के लिए। इसके अलावा वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। आपने देखा होगा जो बराक ओबामा हैं, उन्होंने अपना 2 बार का टेन्योर पूरा किया 4-4 साल का, और अब वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं। जबकि हमारे यहाँ कोई गांव का अगर प्रधान ही बन जाता है तो उसकी 3 पीढ़ियाँ बैठ कर खाती हैं। खैर चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था। तो सरकारी से मतलब है यहाँ पर अंग्रेज के समय का सरकारी, क्योंकि 1930 है ना, भारत तो इस समय तक आज़ाद नहीं हुआ था। तो सरकारी का मतलब होता है अंग्रेजों का शस्त्रागार। तो अंग्रेजों के शस्त्रागार से शस्त्र लूटे थे, उसका नेता कौन था। उसका नेता था शूरसेन। और चंद्रशेखर आज़ाद को तो आप जानते ही हैं, भगत सिंह, सुखदेव। भगत सिंह और सुखदेव को तो फांसी मिल गई थी, और चंद्रशेखर आज़ाद भी, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला है हमारा, भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है। आपको बताना है 7 से, 8 से, 9 से या 10 से। तो बहुत सिंपल, इसको याद करना। समुद्र में कौन सी सेना होती है। समुद्र में होती है आपकी नौसेना। तो 9 से आप याद रख लीजिए कि 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र को स्पर्श करती है। तो इस ट्रिक से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है। प्राथमिक क्षेत्र से, यानी कि कृषि वगैरह से, द्वितीयक क्षेत्र से, यानी कि उद्योग धंधों से, तृतीयक क्षेत्र से, यानी कि सेवा क्षेत्र से, आईटी सेक्टर वगैरह से। तो सबसे बड़ा अंश आता है इस समय टर्शियरी, यानी कि तृतीयक क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से। इससे लगभग 53% आता है। और कृषि से कितना आता है प्राथमिक क्षेत्र से, लगभग 16%। और बचा हुआ जो 31% है वो उद्योग धंधों से आता है। जबकि आज़ादी के बाद हमारा सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता था भारतीय राष्ट्रीय आय का, वो आता था प्राथमिक क्षेत्र से या कृषि से।
अगला है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आर्टिकल्स दिए हुए यहाँ पर, आपको बताना है कौन सा कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 तक दिए गए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य बने। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ तक आते हैं? 36 से 51 तक दिए गए हैं। आप मैच करिए इनमें से कौन सा है जो 36 से 51 तक फिट बैठ रहा है। तो इसमें केवल एक आर्टिकल बचता है आपका, आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 है वो राज्य को कल्याणकारी घोषित करता है। आर्टिकल 39 में आपके बहुत सारे सब आर्टिकल भी हैं, आर्टिकल ABC करके। तो किसी में धन के समान वितरण की बात की गई है, किसी में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। तो ये जो सारी बातें हैं, जैसे कि सभी के पास समान धन होना चाहिए, अगर कोई दो व्यक्ति एक जैसा काम करें तो उसके लिए एक ही वेतन हो, तो ये सारी बातें मिलकर किसी भी राज्य को कल्याणकारी घोषित करती हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है आर्टिकल 39। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी या फारसी? तो बहुत सिंपल है, मुगल काल यानी कि मुस्लिम। मुस्लिम क्या बोलेंगे? मुस्लिम बोलेंगे उर्दू। ये वाला राइट आंसर हो गया और आपने टिक कर दिया और आगे बढ़ते चले। इस तरीके से एक नंबर आपने खो दिया है। इसका ये राइट आंसर नहीं है उर्दू, इसका राइट आंसर है फारसी। मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। ये सिली सी मिस्टेक हम परीक्षा में कर देते हैं, इस तरीके की मिस्टेक हमें परीक्षा में नहीं करना है। इसको आप अच्छे से याद रखिए, मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू करिए, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाक जलडमरू मध्य किसको अलग करता है? भारत और पाकिस्तान को, भारत और बर्मा को, भारत और श्रीलंका को, भारत और अफगानिस्तान को? तो पाक देख के आप पाकिस्तान पर मत जाइए, इसका बस नाम है पाक जलडमरू मध्य। ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? यहाँ पर कुल सदस्यों की बात चल रही है ना, तो कुल सदस्यों को किया जा सकता है 14 सदस्यों को, जिसमें से 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में नामित किए जाते हैं। टोटल हो जाते हैं 14 मेंबर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो को लिखा था चंद बरदाई ने। ये इन्हीं के दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के। और भी देखते हैं ऑप्शंस में, भवभूति, ये संस्कृत के विद्वान थे, जैसे कालिदास थे उसी तरीके से ये भवभूति भी थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मालती माधव नाम से, वो बहुत फेमस है इनका। और जयदेव की गीति गोविंद बहुत फेमस है, और बाण भट्ट की हर्षचरित बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? तो पालीताना जो मंदिर है वो एक जैन मंदिर है, ये गुजरात के भावनगर में है। और माउंट आबू में भी एक जैन मंदिर है। माउंट आबू में कौन सा है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और इन दोनों जगह भी जैन मंदिर होंगे, क्योंकि जैन एक बहुत ही फेमस धर्म रहा है, तो ये तो कहा जा सकता है कि हर शहर में कम से कम कई जैन मंदिर होंगे। तो इन दोनों शहरों में भी जैन मंदिर होंगे, लेकिन इनसे कभी परीक्षा में क्वेश्चन आया नहीं है, और ना ही यहाँ के जैन मंदिर बहुत फेमस हैं, तो इनको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो केवल एक ही ऐसा फील्ड है जहाँ पर राज्यसभा को अधिक पावरफुल बनाया गया है बशर्ते लोकसभा के। कौन सा ऐसा फील्ड है? वो है आपका ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना, यानी कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने में राज्यसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। अखिल भारतीय सेवा क्या होती हैं? जैसे कि UPSC की सर्विस हो गई, IAS, IFS, IRS। जब भी लगे राज्यसभा को कि एक नई सेवा का गठन करना चाहिए, वो एक बिल पारित करके उस सेवा का गठन कर देती है। जबकि जो धन विधेयक है उसमें आपकी लोकसभा पावरफुल होती है। सामान्य विधेयक और संविधान का संशोधन, इसमें दोनों पावरफुल होती हैं, चाहे वो आपका राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड किसका नाम है? आपको बताना है इनमें से किसका नाम नाबार्ड है। वाणिज्यिक बैंक का, वित्तीय संस्था का, कृषि सहायक विशेष बैंक का, या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म तो हम पहले ही देख चुके हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये है आपकी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ये है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला है हमारा, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस राज्य में स्थित है? यह है आपका असम में स्थित। माजुली ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, जो कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। और संसार का सबसे छोटा द्वीप है, उसका नाम है उमानंदा द्वीप, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही बनाया गया है, वो भी आपका असम में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद के बिना,
प्रधानमंत्री के बिना, राष्ट्रपति के बिना या उच्चतम न्यायालय के बिना। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। सरकारी होता है जो, मतलब राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक भारत की संचित निधि हो या आकस्मिक निधि हो, उसमें से 1 भी रुपया नहीं निकाला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यानी फ्रंटियर का मतलब होता है सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी के नाम से फेमस थे खान अब्दुल गफ्फार खां, और इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार सभा की स्थापना की थी। और अब्दुल वली खां हैं जो खान अब्दुल गफ्फार खान के बेटे हैं, और विभाजन के बाद जो अब्दुल गफ्फार खान थे वो तो पाकिस्तान चले गए थे, तो वहीं पर अब्दुल वली खां बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन भी हुए। और महात्मा गांधी को तो आप जानते ही अच्छे से, राष्ट्रपिता हैं ये। और लाला लाजपत राय, इनका क्या टाइटल था? इनका टाइटल था पंजाब केसरी। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? आपको बताना है। 4.5 घंटे आगे है, 4.5 घंटे पीछे है, या 5.5 घंटे आगे है, या 5.5 घंटे पीछे है। तो इसका राइट आंसर है, भारत का जो मानक समय है वो GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम है कहाँ? ग्रीनविच मीन टाइम एक देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी से निकलती है। वहाँ पर 0 डिग्री देशांतर है, वहीं से ये रेखा निकली हुई है। वहाँ पर एक मानक समय माना गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि लंदन में जब 12 बजे होंगे तो उसी समय भारत में 5:30 बजे होंगे, और लंदन में जब 3 बजे होंगे दोपहर का तो अपने यहाँ रात का 8:30 बजा होगा। इस तरीके से पूरे विश्व की जो घड़ियाँ हैं वो इसे GMT के अकॉर्डिंग चलती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली थी? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 5 साल चलने वाली योजना, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि पंचवर्षीय जो योजना थी वो 5वीं ही योजना 5 साल तक नहीं चल पाई। तो इस तरीके से याद भी हो गया कि पंचवर्षीय चलती तो 5 साल तक है, लेकिन जो खुद 5वीं थी वो ही 4 साल तक चल पाई। तो इसका यही राइट आंसर है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली थी बस। अगला क्वेश्चन हमारा, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? तो लोकसभा की टोटल सीटों का 1/10 होना चाहिए, और इस समय लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? 543। 543 का जब 1/10 निकालेंगे आप तो आएगा वो 54 या 55 सीट। तो 55 सीट अगर आपके पास नहीं है तो आप विपक्षी दल का गठन लोकसभा में नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि 2014 से सरकार में विपक्ष की सीट है जो खाली पड़ी हुई है। कोई भी पार्टी 55 सीट हासिल नहीं कर पाई है, ना तो 2014 के चुनाव में, ना तो 2019 के चुनाव में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? बहुत सिंपल है, गांधी जी ने दी थी। अगर गांधी जी ऑप्शन में ना मिले तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है बारदोली की महिलाओं ने, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह के समय ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे गांधी जी के कहने पर। तो ऑप्शन में अगर गांधी जी नहीं मिलता है तो आप बारदोली की महिलाएं टिक करिए, वो भी आपका सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? आपको सबसे छोटा बताना है। तो सबसे छोटा है लक्षद्वीप, केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। हमने पिछले पार्ट्स में इसको अच्छे से देखा था। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो पहले तो सबसे बड़ा था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लेकिन अब सबसे बड़ा कौन सा हो गया है? अब हो गया है लेह या लद्दाख। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इसको तो आप बिल्कुल याद ही कर लीजिए। जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या दिया था भारत में योगदान? तो इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा है। महात्मा गांधी ने क्या लिखा है? महात्मा गांधी ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और गांधी जी ने दुनिया को अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया वो कम है क्या किसी से? तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? आपको बताना है कौन सी भाषा नहीं दी गई है 8वीं अनुसूची में। बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। उर्दू, सिंधी, अंग्रेजी या संस्कृत? तो कौन सी भाषा नहीं दी गई है? तो आप डाउट कर सकते हैं, संस्कृत जो है वो 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने यहाँ की भाषा तो है नहीं, ये विदेश की भाषा है, इसलिए इसको 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। तो ये थे इस सीरीज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा इससे आपको। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।